गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। पढ़ने जा रहे हैं हम करंट अफेयर का अपना सेशन और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इनके नोट्स ज़रूर बना लिया करिए क्योंकि आपको रिवीजन में आसानी रहती है। और अगर आप रिवीजन वीडियो को फास्ट मोड में डाल करके करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होता है कि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। क्योंकि मैं खुद भी कई बार चीज़ों को याद करने के लिए कोई तथ्य अगर मुझे नहीं याद होता है तो लिख करके उसे याद करती हूँ। तो आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं और आप रोज़ थोड़ा ना थोड़ा कोई कुछ पॉइंट्स को नोट करके रखा करिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें और स्थिर रहें। तो फिलहाल आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 20 मई और 20 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और मौसम तो आप सभी के यहाँ ख़राब होगा, जैसा कि मेरे यहाँ भी ख़राब है और बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो चुका है मौसम की वजह से, तो आप लोग भी बचकर रहिए। और क्या कहा जा रहा है कि एक तूफान तो चला गया, ताउकाते करके नाम था तूफान का, वो तो चला गया, लेकिन अंडमान निकोबार की तरफ से एक और नया तूफान बन रहा है जिसको यश नाम दिया गया है। तो देखते हैं कि फिलहाल उससे उत्तर भारत में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखते हैं कि ये तूफान कब तक भारत पर अटैक करने वाला है। फिलहाल के लिए हमें तौकाते के जो लक्षण है वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदिवासी स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है कि ये जितने भी आदिवासी स्कूल हैं यहाँ पर डिजिटली परिवर्तन किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो वो बोर्ड लगाए जाते हैं और उसमें डिजिटली पढ़ाई की जाती है, उस तरीके के बोर्ड वगैरह लगाए जाना या अन्य डिजिटली कुछ भी इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। आपको बताना है जनजातीय मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हैं अर्जुन मुंडा जी। इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है जनजातीय मामलों के मंत्री। आगे हम बात करते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अर्जुन मुंडा जी खूंटी झारखंड से लोकसभा सांसद है। अर्जुन मुंडा खूंटी झारखंड से लोकसभा सांसद है। और अगर हम राज्य मंत्री की बात करें तो रेणुका सिंह सरुता इनका नाम है, रेणुका सिंह सरुता। ये सरगुजा छत्तीसगढ़ से सांसद हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो सत्य नडेला इसके सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। और मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किसने आभासी रूप से गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम GMS 21 की मेजबानी की है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आभासी रूप से गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम, जिसको GMS भी कहा गया है, 2021 का GMS 21, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शंस एक बार देख लीजिए। ऑप्शंस है भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना या भारतीय सैन्य बल। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। जो राइट आंसर है वो है भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी के द्वारा ये गोवा जो करके मैरीटाइम ये सिंपोजियम लॉन्च, इसका आयोजन किया गया है। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2021 का आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। इसकी मेजबानी की है भारतीय नौसेना ने। अब ये कब हुआ ये भी देखते हैं। तो ये हुआ 11 से 13 मई 2021 को, 11 से 12 मई 2021 को। और अगर थीम की बात करें कि विषय क्या था इसका, तो विषय था समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे, IOR नौसेनाओं के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक मामला। ये इसका था विषय, जो कि 2021 की जो मेजबानी की गई है, जो 2021 में इसकी समिट हुई थी, उसका ये विषय रहा था। और बताया गया है कि 13 हिंद महासागर के तटवर्ती जो देश थे उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की WPI मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंची है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये फिलहाल कितनी रही है। भारत की WPI मुद्रास्फीति तो आप जानते होंगे, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो अप्रैल 2021 में 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंची है।
मतलब मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुद्रास्फीति होता क्या है, लेकिन सब उससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मुद्रास्फीति की दर है ये रही है 10.49%। ये जो दर है जो हाईएस्ट बताई जा रही है ये दर रही है 10.49%, 10.49% रही है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं। WPI जिसे बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये मुद्रास्फीति को मापने का या उसका आकलन करने का एक आंकड़ा होता है, जिसके आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। मार्च 2021 में ये थी 7.39%। अब आप देखिए कि इससे उछाल मार करके सीधे 10.49% पर आ जाना, तो वो तो हम सभी को दिखाई दे रहा है कि ये जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं इनके दाम में महंगाई हुई है, और महंगाई मुद्रास्फीति का एक कारक होता है। अगर आपने थोड़ी भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है तो मुद्रास्फीति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर महंगाई बढ़ती है तो समझिए मुद्रास्फीति हो रही है, कि वो उसका एक कारक है। तो वहीं आप देखने को पाएंगे कि मार्च 2021 में ये 7.39% थी, जो कि अप्रैल 2021 में बढ़कर 10.49% हो गई है। जारी किसके द्वारा ये आंकड़े किए गए हैं? तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किए गए हैं, और पीयूष गोयल इस समय वर्तमान में वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं, जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य हैं। ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं या सदस्य हैं। अब हम पहले WPI के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो बात करते हैं मुद्रास्फीति होती क्या है। तो इसको आप बहुत साधारण सी भाषा में समझिए कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में जब वृद्धि होती है, कि जब कोई भी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं उसके मूल्य में, या कोई भी सेवा हम लेना चाहते हैं, जैसे कि हम होटल में खाना खाने गए तो वहाँ पर जो होटल पे पहले खाना खाना सस्ता होता था और अब वर्तमान में वो महंगा हो चुका है। तो ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जब निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, और उससे क्या हो कि हमारी जो मुद्रा है उसकी क्रय क्षमता में कमी आए, मतलब हमारा 100 रुपये में अगर हम कोई भी चीज़, जैसे आप ये साधारण से एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आप समझिए कि हमारे पास 100 रुपये हैं। उस 100 रुपये में हम पहले जो आज से 10 साल पहले हम 10 केजी गेहूँ 10 रुपए किलो में, मतलब 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेते थे, तो हमें 10 किलो गेहूँ मिल जाते थे मात्र 100 रुपए में। लेकिन वही गेहूं का मूल्य आज हो गया है 20 रुपए पर केजी। तो 20 रुपए पर केजी हो गया है, तो अब हम 100 रुपए में कितना किलो गेहूं खरीद सकते हैं? मात्र 5 किलो गेहूं खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो 100 रुपए की वैल्यू थी, जो उसकी क्रय क्षमता थी, वो कम हो गई। तो यही होती है कि मुद्रास्फीति, इसी को बोलते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में लोग महंगाई कह देते हैं, लेकिन महंगाई मुद्रास्फीति का कारक है, याद रखिएगा। अगर महंगाई बढ़ी है तो आप समझिए कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो बहुत सारे इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप याद रखिए कि ये जो मुद्रास्फीति है बढ़कर 10.49% हो गई है अकॉर्डिंग टू WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर, अपने करंट अफेयर के जो सेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा, इन दोनों ने माउंट पुरोरी पर चढ़ने वाली, ये दोनों पहली भारतीय महिला बनी हैं। माउंट पुरोरी किस देश से संबंधित है? अब ये पहला आपने नाम सुना होगा माउंट पुमोरी का, इससे पहले इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, माउंट पुमोरी। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा से माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिलाएं बन गई हैं। और ये जो माउंट पुमोरी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नेपाल में स्थित है। माउंट पुमोरी नेपाल में स्थित है। जैसे माउंट एवरेस्ट है वैसे ही एक माउंट पुमोरी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं और ज़्यादा कि माउंट पुमोरी जो है वो एवरेस्ट मासिव का हिस्सा है। माउंट पुमोरी एवरेस्ट मासिव का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई है 7,161 मीटर। माउंट पुमोरी की जो ऊंचाई है वो है 7,161 मीटर। और नेपाल में ये काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, और नेपाल में ही ये स्थित है। अब ये जो माउंट एवरेस्ट मासिव है, इसके 4 हिस्से हैं, जिनमें से माउंट पुमोरी और माउंट एवरेस्ट
ये इसी के अंतर्गत आते हैं, एवरेस्ट मासिव के अंतर्गत। तो ये भी चीज़ आपके लिए नई है कि एवरेस्ट भी एवरेस्ट मासिव के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, बंदिता कौल को किस बैंक के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बंदिता कौल इनका नाम है, और इनको किस बैंक के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है BOI, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में इनको नामित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, नामित निदेशक बनी है। अब ये बोर्ड में इसमें देखा जाए, इस बैंक के बोर्ड में कितने सदस्य हैं, तो कुल 8 सदस्य हैं इसमें। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसमें कुल 8 सदस्य हैं। और बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और MD और CEO की बात करें तो अतानु कुमार दास जो हैं बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं। टैगलाइन की बात करें तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग जो है वो BOI, बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, अभय तिवारी को SUD लाइफ का MD और CEO बनाया गया। इनका नाम है अभय तिवारी, इनको SUD लाइफ का MD और CEO बनाया गया है। SUD लाइफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो SUD लाइफ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अधिकतर जो बैंक्स हैं उनका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक ऐसी बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भी कि वो कौन सी बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो फिलहाल SUD लाइफ का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, मैंने बताया था कि मौसम की वजह से मेरा गला खराब हो रहा है। तो SUD ये जो लाइफ है इसके बारे में जान लेते हैं। SUD जिसकी फुल फॉर्म है स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगी? अब ये क्या है कि ये समुद्र के नीचे पनडुब्बी के माध्यम से एक केबल प्रणाली का विकास किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये भारत में किया जा रहा है। और भारत के कौन से ऐसे हिस्से हैं इनको जिनको ये जोड़ेगी, और ये विकसित कौन कर रहा है प्रणाली? तो वो कंपनी का नाम आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ऑप्शंस है रिलायंस जियो, अडानी ग्रुप्स, टाटा ग्रुप्स और भारतीय एयरटेल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के द्वारा ये काम किया जा रहा है। रिलायंस जियो की एक कंपनी है जो इसी के अंतर्गत काम करती है, जिसका नाम है रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा ये काम किया जा रहा है, जो कि रिलायंस जियो का ही पार्ट है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क मानचित्र के केंद्र में होगा अगर ऐसा कर दिया जाता है। ये जो पनडुब्बी केबल प्रणाली विकसित की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इसके बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क मानचित्र के केंद्र में होगा। इसमें 2 सबसी केबल सिस्टम जारी किए गए हैं। अब देखिए पहला क्या है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, ये भारत को सिंगापुर से जोड़ता है। और दूसरा है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, भारत को मध्य पूर्व व यूरोप से जोड़ता है। तो समुद्र के नीचे पनडुब्बी के माध्यम से ये केबल प्रणाली विकसित की जाएगी रिलायंस जियो कंपनी के द्वारा। तो आप ये बात याद रखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायंस जियो के मालिक आप सभी को पता है, अध्यक्ष कह लीजिए, मालिक कह लीजिए, तो मुकेश अंबानी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबडुलुसेप्स। ये क्वेश्चन है, ये एक प्रजाति है सबडुलुसेप्स नीलगिरियंसिस, ये इसका नाम है। नीलगिरी पहाड़ियों में ये खोजी गई है। एशियाई ग्रेसिल स्किंक की नई प्रजाति है। ये जो ग्रेसिल स्किंक होते हैं इनके बारे में अगर मैं बताऊं, हो सकता है आपने इसकी प्रजाति अपने घर में भी कई बार देखी हो। बहुत तेज से चलते हैं, ये सांप के जैसे ही होते हैं, बट इनके छोटे छोटे पैर भी होते हैं। 4 पैर होते हैं इनके, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। बाकी ये दिखने में बिल्कुल सांप के जैसे होते हैं, लेकिन ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। अब पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, मेरे यहाँ तो इसको बमनिया भी बोलते हैं। तो बहुत तेज चलती है, और ऐसा पहले बहुत सारे लोग कहते थे इसको टच कर लो तो बहुत अमीर हो जाओगे। तो मैंने कई बार उसे टच भी किया है, लेकिन अमीर तो फिलहाल क्या ही कहा जाए।
तो सब्डुलसेप्स नीलगिरियंसिस नीलगिरी पहाड़ियों में खोजी गई एशियाई ग्रेसिल स्किंक की नई प्रजाति है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं किसका भाग है, आपको बताना है। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी घाट का भाग है, तमिलनाडु के आसपास स्थित है ये नीलगिरी की पहाड़ियां, जहां पर ये खोजी गई है। अब ये जो प्रजाति है वो बहुत ही तेजी से इसका कह सकते हैं कि ये अब खो रही है। अब ये प्रजाति जल्दी देखने को नहीं मिलती है, तो इसकी भी एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसलिए ये फिलहाल चर्चा में बनी हुई है। आप जा करके एक बार फोटो देख सकते हैं ग्रेसिल स्किंक की कि ये कैसी दिखती है, तो हो सकता है आपको आइडिया हो जाए। छोटी सी रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, पर होती बिल्कुल सांप के जैसी, और इसके 4 पैर भी होते छोटे छोटे से। तो फिलहाल ये खोजी गई है, और ये जो बात बताई गई है इसका प्रकाशन कहाँ किया गया, प्रकाशन हुआ है जुटॉक्सा पत्रिका में। जुटॉक्सा पत्रिका में इस बात की पुष्टि की गई है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में ये एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसीलिए इसका नाम नीलगिरियंसिस रखा गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है वैद्य आपके द्वार स्कीम कहाँ शुरू की गई है। वैद्य आपके द्वार ये स्कीम शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कीम अगर देखा जाए शुरू करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश ही है, और इसको इस बात के लिए भी इनाम मिला कि सबसे ज़्यादा कोविड-19 के दौरान स्कीम जारी करने वाला जो राज्य बना था वो मध्य प्रदेश बना था, सबसे ज़्यादा स्कीम। तो वैद्य आपके द्वार स्कीम शुरू की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार के साथ, क्योंकि लालजी टंडन की मृत्यु हो गई थी। उनके निधन के बाद यहाँ पर आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तो वैद्य आपके द्वार शुरू की गई है स्कीम, और ये एमपी में आयुष मंत्री जान ले, क्योंकि ये आयुष मंत्रालय की स्कीम है। यहाँ पर ये जो आयुर्वेदिक दवाओं से रिलेटेड यहाँ पर काम कराया जाएगा जो कोविड-19 में फ़ायदा करती हैं। तो एमपी में आयुष मंत्री हैं श्री राम किशोर कवारे। श्री राम किशोर कवारे इनका नाम है, और ये मध्य प्रदेश में आयुष मंत्री के पद पर हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर इससे रिलेटेड एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आयुष क्योर ऐप। आयुष क्योर ऐप नाम से ये एक ऐप लॉन्च किया गया है वैद्य आपके द्वार स्कीम के तहत। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि राजनारायण जी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। राजनारायण जी तो ये थे एक तमिल लेखक थे ये, और इनका निधन हो गया है। ये तमिल लेखक थे, और इनकी मृत्यु पर इनके आवास पर गई थी तमिलसाई सुंदराराजन, जो कहाँ की गवर्नर है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तमिलसाई सुंदराराजन ये कहाँ की गवर्नर है। ये राजनारायण जी की निधन पर इनके आवास पर पहुंची थी शोक व्यक्त करने के लिए। और राजनारायण जी जो हैं वो एक तमिल लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, जो कि फिलहाल इनका 98 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन माकपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं, और ये दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो माकपा विधायक दल के ये नेता भी चुने गए हैं, इसके साथ साथ ये दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब इससे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पिनरई विजयन ही वो व्यक्ति हैं जो दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे राजभवन के अंदर, और ये जो हैं ये माकपा विधायक दल के नेता भी बना दिए गए हैं। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने कवर किया है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।